वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल। अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है प्रो। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। और कैरियोट शब्द किसका बना हुआ है? न्यूक्लियस का। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या आ गया? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यानी यहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उनमें न्यूक्लियस कैसा होगा? प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस होगा। कैसा न्यूक्लियस होगा? प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होगा, या इसे हम कहेंगे नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस होगा, या इसे कहेंगे नॉट वेल डिफाइंड प्रकार का न्यूक्लियस। अगर मैं आगे बात करूं तो इसे नेक्ड न्यूक्लियस भी कहते हैं। नेक्ड न्यूक्लियस भी कहते हैं। नेक्ड क्यों? क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट। इसीलिए इसे नेक्ड न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्ड न्यूक्लियस कहते हैं। अगर मैं और आगे बात करूं तो न्यूक्लियोलस, जिसे अपने कहते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस भी क्या होती है? एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट, नेक्ड न्यूक्लियस और नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर मैं डीएनए की बात करूं, किसकी? डीएनए कैसा होता है? तो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर डीएनए है। अगर मैं हमारे डीएनए की बात करूं तो आप जानते हो कि हमारे अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है? 46। 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जबकि यहां पर जो डीएनए पाया जाता है, कैसा डीएनए है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। इसीलिए चूंकि डबल स्टैंडर्ड एक सर्कुलर डीएनए है, इसे क्या बोल सकते हो? सिंगल क्रोमोसोम। सिंगल क्रोमोसोम बोल सकते हो। यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। डीएनए के साथ कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन। जबकि प्रोकैरियोट में यहां पर हिस्टोन प्रोटीन की जगह नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसे अपने सिंगल क्रोमोसोम बोल सकते हैं। और यह डीएनए भी स्मॉलर होता है। कैसा डीएनए है? छोटा डीएनए, स्मॉलर डीएनए है। ठीक है, इसीलिए चूंकि यहां पर डीएनए भी ऐसा है, प्रोटीन भी चेंज है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है, न्यूक्लियस वेल डिफाइन ही नहीं है, नेक्ड न्यूक्लियस है। इसीलिए इस न्यूक्लियस को बहुत सारे नाम दिए गए। कौन कौन से नाम दिए गए? जैसे इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, फिब्रिलर न्यूक्लियस,
ये सब इस न्यूक्लियस के क्या है, दूसरे नाम, न्यूक्लियोइड, जिनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस और फिब्रिलर न्यूक्लियस। अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल किन किन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। देखिए, हमने प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले न्यूक्लियस को पढ़ा। न्यूक्लियस को क्यों पढ़ा? क्योंकि यहां पर जो न्यूक्लियस था वो थोड़ा अलग प्रकार का था। अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक पाया जाता है बैक्टीरिया। क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी आ गई, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा आ गया। या यूं कहूं तो यहां पर मोनेरा किंगडम में पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म आएंगे। कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? मोनेरा किंगडम में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल कहां पाई जाती है? मोनेरा किंगडम में पाई जाती है। तो मोनेरा किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सब, उनमें क्या पाई जाएगी? प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाएगी। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। अगर मैं माइकोप्लाज्मा की बात करूं, इसे कहते हैं PPLO। PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? पीपीएलओ। किसको कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ या प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हम इनके बारे में डिटेल में मोनेरा किंगडम में बात कर चुके हैं। चूंकि हमें अब तो सेल के बारे में पढ़ना है, इसीलिए इसे थोड़ा सा यहां पर दोबारा पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं सेल के शेप की, कि सेल की शेप कैसी हो सकती है। अगर मैं शेप की बात करूं तो कैसी हो सकती है? बेसिलस प्रकार की। बेसिलस प्रकार की। बेसिलस प्रकार की मतलब इस तरह छड़ के आकार की हो सकती है। बेसिलस यानी छड़ के आकार की हो सकती है। कोकस आकार की हो सकती है। गोलाकार। कोकस आकार की हो सकती है, एकदम गोलाकार हो सकती है। स्पाइरलम प्रकार की हो सकती है। स्पाइरलम प्रकार की हो सकती है। सर्पिलाकार हो सकती है। स्पाइरलम प्रकार की हो सकती है। नंबर 4 पे विब्रियो हो सकती है। विब्रियो मतलब
कोमा शेप्ड। कोमा शेप्ड हो सकती है, विब्रियो यानी कोमा शेप्ड हो सकती है। तो कोकस गोलाकार, बैसिलस छड़ के आकार की, स्पाइरलम सर्पिलाकार या विब्रियो कोमा शेप्ड हो सकती है। तो ये आ गई शेप। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, किसकी बात करूं, स्ट्रक्चर की बात करूं, तो यहां पर 3 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी? सबसे बाहरी लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स। कौन सी लेयर है साहब? ग्लाइकोकैलिक्स। नंबर 2 पर पाई जाती है सेल वॉल, और नंबर 3 पर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। देखो, अगर मैं यहां पर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर 3 लेयर पाई जाती है। सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन। तीनों का अपना एक अलग अलग काम है, तीनों का अपना एक अलग अलग काम है, लेकिन तीनों मिलकर यहां पर एक यूनिट के रूप में काम करती है। तीनों का अपना एक अलग अलग काम है, लेकिन यहां पर तीनों मिलकर एक यूनिट के रूप में काम करती है। इसे कहते हैं सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ठीक है। वैसे तीनों का अपना अलग अलग काम है, लेकिन तीनों मिलकर यहां पर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती है। अब तीनों को देखते हैं। देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं किसकी? ग्लाइकोकैलिक्स की। किसकी बात करते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं। अगर ग्लाइकोकैलिक्स की बात की जाए तो ये स्मूथ लेयर के रूप में पाई जा सकती है, या थिक एंड टफ हो सकती है। या तो ये स्मूथ लेयर के रूप में पाई जाएगी, या कैसी होगी? थिक होगी और टफ होगी। अगर ये स्मूथ लेयर के रूप में पाई जा रही है, इसे कहते हैं स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर। और यदि थिक है, टफ है, इसे कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। स्मूथ लेयर के रूप में पाई जा रही है तो स्लाइम लेयर, और थिक और टफ है तो कैसे किसे क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। अब ग्लाइकोकैलिक्स के बाद नंबर 2 पर अगर मैं बात करूं तो किसकी बात करूंगा? सेल वॉल की। सेल वॉल किसकी बनी है? तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की। सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। सेल वॉल का काम क्या है? पहला काम है शेप प्रोवाइड करवाना। क्या प्रोवाइड करवाना? शेप प्रोवाइड करवाना। तो पहला काम है इसका शेप प्रोवाइड करवाना। देखिए, जो भी शेप है ना, वो सेल वॉल के कारण ही है।
अगर मैं माइकोप्लाज्मा या प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो उसमें क्या होता है कि सेल वॉल ही नहीं पाई जा रही। सेल वॉल नहीं पाई जा रही तो उसकी शेप लगातार चेंज होती रहती है, इसीलिए उसे कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। एक फिक्स शेप कौन प्रोवाइड करवा रहा है? तो सेल वॉल प्रोवाइड करवा रही है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। कैसे? मान लीजिए कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें मैं एक सेल को रख दूं। किसको रख दूं? सेल को रख दूं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा? इस सेल के अंदर जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल बस्ट हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी? बस्ट हो जाएगी। तो बस्टिंग से प्रोटेक्ट कौन करवाएगा? सेल वॉल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है। तो यहां पर किससे प्रिवेंट करवाया जाएगा? बस्टिंग से, कि ये सेल बस्ट ना हो जाए, या कोलैप्सिंग से। कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करवाया जाएगा। तो ये आ गई सेल वॉल। सेल वॉल के बाद अब बात करते हैं नंबर 3 की। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है, चाहे यूकैरियोटिक सेल है, चाहे बैक्टीरिया सेल है, चाहे ह्यूमन सेल है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। कोई भी सेल हो, सेल वॉल लिपिड प्लस प्रोटीन की ही बनी होती है, जो कि क्या है? फिक्स है। ठीक है, तो ये आ गया ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों सेल में क्या पाया जाता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, जैसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये मेन जोन है। मेन जोन है। किसका मेन जोन है? सेलुलर एक्टिविटीज का। जो भी सेलुलर एक्टिविटीज है वो किसमें होंगी? साइटोप्लाज्म में होंगी। ये प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल में मेन जोन है सेलुलर एक्टिविटीज का, या यूं कहूं तो केमिकल रिएक्शंस का। केमिकल रिएक्शन का। तो साइटोप्लाज्म के बाद अब हम आगे चलते हैं मेसोसोम। मेसोसोम की बात की जाए तो ये केवल प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा।
इसमें क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है इनफोल्ड हो जाएगी, अंदर की तरफ अंतर्वलित हो जाएगी, उसकी इनफोल्डिंग हो जाएगी, अंतर्वलन हो जाएगा, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, इनफोल्ड हो जाएगी। जैसे ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन इस तरह से अंदर की तरफ क्या होगी, इनफोल्ड होगी इस तरह से। और ये स्ट्रक्चर क्या है, मेसोसोम। बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन ही तो है, एक्सटेंशन ही तो है। ये एक्सटेंशन किस रूप में हो सकता है, ट्यूबुल के रूप में हो सकता है, लेमिली के रूप में हो सकता है, वेसिकल के रूप में हो सकता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी इनफोल्डिंग हुई या ये एक्सटेंड हो गई, किस रूप में एक्सटेंड हो सकती है, ट्यूब्यूल के रूप में हो सकती है, लेमिली के रूप में हो सकती है, वेसिकल के रूप में क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। अगर मैं मेसोसोम के काम की बात करूं तो सबसे पहला वर्क इसका है रेस्पिरेशन में हेल्प करना, दूसरा है डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करना, ठीक है। नंबर 3 की अगर बात करूं तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंक्रीज द सरफेस और एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करना। ये सेल मेम्ब्रेन, ये क्या थी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ये जो एरिया है इसको क्या कर रहा है, इंक्रीज, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना। सेल वॉल का क्या करना, फॉर्मेशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। डॉटर सेल का क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, या यूं कहूं तो यहां पर सेल डिवीजन या जिसे हम क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, क्योंकि यहां पर सेल डिवीजन का मतलब ही क्या है, रिप्रोडक्शन है, सिंगल सेल ही तो है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, या सेल डिवीजन में हेल्प करना, रेस्पिरेशन करना, डीएनए का रेप्लिकेशन करना, सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करना, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, या सेल डिवीजन में हेल्प करना। देखिए ये जो मेसोसोम है ना, यहां पर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो पाए जाते हैं, वो बिल्कुल किसके समान है सब, तो माइटोकॉन्ड्रिया के। इसीलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। जो काम यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, प्रोकैरियोटिक में वही काम कौन कर रहा है, मेसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। ये मेसोसोम के काम आ गए। अब आगे चलते हैं।
देखिए अब हम आगे बात करते हैं, रिजर्व फूड की बात करते हैं। रिजर्व फूड की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं। कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं पाई जाती, ना लाइसोसोम, ना आप बोल सकते हो कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना क्लोरोप्लास्ट है, यानी ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो मेम्ब्रेन से बाउंड हो। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, अगर मैं रिजर्व फूड की बात करूं तो रिजर्व फूड किसके रूप में होता है? इंक्लूजन बॉडीज के रूप में, इंक्लूजन बॉडी के रूप में। इंक्लूजन बॉडी कौन कौन सी हो सकती है? जैसे साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल, या अपने बोल सकते हैं इसको ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, फोस्फेट ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो रिजर्व फूड किसमें होता है? इंक्लूजन बॉडी में पाया जाता है। इसमें साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स आते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स आते हैं, गैस वैक्यूल आती है, फोस्फेट ग्रैन्यूल्स आते हैं। ये पाए कहां जाते हैं? तो ब्लू ग्रीन एल्गी में, या पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया। कहां पाए जाते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी में या पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में ये रिजर्व फूड पाए जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, रिजर्व फूड के बाद बात करते हैं किसकी? राइबोसोम। राइबोसोम की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का राइबोसोम है। कैसा राइबोसोम है? 70S प्रकार का। इसकी दो सब यूनिट है, एक सब यूनिट है 50S, एक सब यूनिट है 30S। इसके साइज की बात की जाए तो वो होता है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर। साइज कितना है? 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के बीच में पाया जाता है। अगर मैं आगे बात करूं तो राइबोसोम चाहे प्रोकैरियोट्स हो यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में 70S जबकि यूकैरियोट्स में 70S और 80S प्रकार का होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोट में राइबोसोम mRNA के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है। ये जैसे mRNA इसके साथ राइबोसोम मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं पॉलीसोम। कई जगह पर पॉलीराइबोसोम भी लिखा आता है और कई जगह पर इर्गोसोम भी लिखा आता है। तो यहां पर प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम mRNA के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे इर्गोसोम, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर कहते हैं। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस साइट है। प्रोटीन सिंथेसिस साइट है। तो राइबोसोम क्या है? एक प्रोटीन सिंथेसिस साइट है। अब आगे चलते
देखिए, यदि मैं प्रोकैरियोटिक सेल की आगे बात करूं तो यहां पर एक पाया जाता है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर वो जगह है जहां पर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फ्लैजिला की। फ्लैजिला की बात की जाए तो फ्लैजिला क्या है? एक एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? ये एक्सटेंशन निकलता है सेल वॉल से। अगर फ्लैजिला की बात की जाए तो एक प्रकार का एक्सटेंशन है जो कि सेल वॉल से बाहर आता है। अगर मैं फ्लैजिला की बात करूं तो यहां पर फ्लैजिला 3 हिस्सों में बटी होती है। पहला है बेसल बॉडी। पहला हिस्सा कौन सा है सब? बेसल बॉडी। दूसरा है हुक और तीसरा है फिलामेंट। फ्लैजिला 3 हिस्सों में बटी है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट हिस्सा है। सबसे लॉन्गेस्ट हिस्सा है। बेसल बॉडी की बात की जाए तो यहां पर 2 प्रकार की रिंग्स पाई जाती है। एक होती है आउटर रिंग्स, एक होती है इनर रिंग्स। आउटर रिंग्स के रूप में P और L पाई जाती है। इनर रिंग्स के रूप में S और M पाई जाती है। देखिए, जब हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को पढ़ा था तो हमने वहां पर फ्लैजिला को देखा था। फ्लैजिला को हमने क्या देखा था कि यहां पर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें 4 रिंग्स पाई जाती है। कौन सी? P, L, S, M। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल इनर रिंग्स पाई जाती है। कौन सी? S और M। अगर मैं आगे बात करूं तो P का मतलब है पेप्टाइडोग्लाइकेन, यानी ये रिंग पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर में पाई जाती है। L का मतलब है लिपोपॉलीसैकेराइड, यानी ये रिंग कहां पाई जाती है? लिपिड पॉलीसैकेराइड के जो एक आवरण होगा वहां पाई जाती है। वहां मैंने बताया था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाई जाती है उसमें एक तो पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है, एक लिपिड पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। इसीलिए यहां पर दोनों रिंग्स पाई जाती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल इनर रिंग्स पाई जाती है। हम इसकी डिटेल में बात कर चुके हैं। फ्लैजिला की बात करते हैं पिलिंग की, पिलाई की। पिलाई की बात की जाए तो ये ट्यूबुलर एक्सटेंशन है, या इसे क्या बोल सकते हैं? ट्यूबुलर इलोंगेशन। ट्यूबुलर इलोंगेशन है जो कि पिलिन प्रोटीन से बना है। किस प्रोटीन से बना है? पिलिन प्रोटीन से बना है। पिलाई के बाद बात करते हैं फिम्बरी की। फिम्बरी को शॉर्ट पिलाई कहते हैं या शोल्डर पिलाई कहते हैं। ये भी पिलाई ही है, ये शॉर्ट पिलाई है। कैसी है? शॉर्ट पिलाई है। ठीक है, ये ब्रिस्टल के रूप में पाई जाती है, ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं। ये अटैचमेंट में सहायता करती है, चिपकने में। बैक्टीरिया को अगर किसी जगह चिपकना है तो क्या सहायता करेगी? फिम्बरी सहायता करेगी, अटैचमेंट में सहायता करती है। देखिए, क्रोमेटोफोर में पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फ्लैजिला की बात की जाए तो सेल वॉल से क्या निकलती है? फ्लैजिला निकलती है। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट में डिवाइड रहती है। बेसल बॉडी में 2 रिंग्स पाई जाती है, आउटर रिंग्स और इनर रिंग्स। हुक पाई जाती है, फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट हिस्सा है। फ्लैजिला मोटिलिटी में हेल्प करती है, चलने में सहायक है, चलन में सहायक है, मोटिलिटी में सहायक है। देखिए, अगर बैक्टीरिया मोटाइल होगा तो फ्लैजिला पाई जाएगी, बैक्टीरिया मोटाइल नहीं है तो फ्लैजिला नहीं पाई जाएगी। पिलाई की बात की जाए तो ट्यूबुलर इलोंगेशन है, पिलिन प्रोटीन का बना होता है। फिम्बरी की बात की जाए शॉर्ट पिलाई बोल सकते हो आप इसे, कि ब्रिस्टल के रूप में पाई जाती है, अटैचमेंट का काम करती है। ये दोनों का मोटिलिटी में कोई योगदान नहीं है।
मोटिलिटी का कोई योगदान नहीं है, यहां पर मोटिलिटी नहीं पाई जाती। ठीक है, पिलाई और फिमरी मोटिलिटी के लिए नहीं पाए जाते, फ्लैजिला मोटिलिटी के लिए पाई जाती है, और तीनों ही सरफेस पे पाए जाते हैं। तो कैसे हैं? सरफेस अपेंडेजेस हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है जिसमें सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जा रही है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। यह है फ्लैजिला। यह है पिलाई। पिलाई शॉर्टर भी हो सकती है, लॉन्गर भी हो सकती है। पिलाई अगर शॉर्टर होगी तो उसे फिमरी बोलेंगे। और ये कैसे है? पिलाई और फ्लैजिला क्या चीज है? ये सरफेस अपेंडेजेस है, सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये आगे स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, या जिससे अपने क्या कह सकते हैं? रिजर्व फूड। जो इंक्लूजन इंक्लूसिव या इंक्लूजन बॉडीज द्वारा होता है या ग्रैन्यूल्स द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह आ गया न्यूक्लियोइड या ज़ीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ज़ीनोफोर आ गया। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ वलित होकर इनफोल्ड होकर क्या बना रही है? मीसोसोम। ये क्या है? मीसोसोम में क्रोमैटोफोर पाया जाएगा जिसके अंदर पिगमेंट हो सकते हैं। क्रोमैटोफोर। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, इसे कहते हैं प्लाज्मिड। यह है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये भी सर्कुलर है और स्मॉल है। कहां पाया जाता है? आउटसाइड द न्यूक्लियस, या न्यूक्लियर या न्यूक्लियोइड के बाहर, आउटसाइड द ज़ीनोफोर, या न्यूक्लियोइड बोल सकते हो, ज़ीनोफोर। ठीक है, ये एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस है। कैसा है? एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस है। हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ के आए हैं कि जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, यानी जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है फॉरेन डीएनए के साथ, उसे ये आइडेंटिफाई या पहचानने का काम करता है। ये हमने हायर क्लास यानी बायोटेक्नोलॉजी में इसकी स्टडी
ये है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है, डायग्राम है। ठीक है, थैंक यू।